दो आतंकवादी डायरेक्ट नीचे जंप कर गए। आतंकवादी जो है ना हमला कभी भी कर सकते हैं कि जंगलों की तरफ भागे। नमस्कार सर, एक बार आपकी बारे में मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगी। आपका किस तरह से आपका जो जीवन रहा है, वो किस तरह से आपने अपना बॉर्डर पे दिया या जिस तरह से हमारे अटैक वग़ैरह हुए, उन सब में आपने किस तरह से काम किया है? सबसे पहले तो जो है ना मैं हरियाणा के जिला झज्जर के गांव छारा का रहने वाला हूं। जी। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं जाट परिवार से संबंध रखता हूं। जी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है ना 10वीं क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल में किया जी। और जो है वहीं खेल कूद कर बास्केटबॉल का अच्छा खिलाड़ी बना। मैं बाहर का टूर रहा मेरा, नेशनल अटेंड किया जी। और उसके बाद जो है ना मैं फिर भारतीय सेना में जो है ना भर्ती हुआ। जी, जी। हमारे गांव के अंदर अनेकों भारतीय सेना के अंदर फौजी हैं वहाँ पे, जी। सिपाही से लेके जनरल तक जो है ना छारा गांव के अंदर जी। मौजूदा समय में भी जो है ना भारतीय सेना के अंदर हैं। जी। और बहुत सारे लोग हमारे गांव के फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर शहीद हुए, सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर शहीद। कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें जो ना हमारे गांव का कोई न कोई आदमी जरूर भूमिका निभाता है। जी। ऐसा देशभक्तों का गांव है हरियाणा के अंदर। पूरा हरियाणा छारा गांव को, छारा मांडोठी दोनों गांव को बड़े नाम से जानते हैं। जी। 97 में मैं जब भारतीय सेना में भर्ती हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हमारी ख़त्म हुई, फिर मैं जयपुर के अंदर पोस्टिंग रहा। उसके बाद जो है कारगिल का जब युद्ध हुआ था, हम पहले तो जो है ना तनोट बॉर्डर है वहाँ पे, तनोट के वहाँ पे लोंगेवाला सादेवाला उस शिक्षक क्षेत्र के अंदर डेवलप थे। पर जो उस युद्ध के समय जो है ना हम लोगों को द्रास सेक्टर के अंदर लगाया गया, प्रॉपर द्रास की लड़ाई के अंदर शामिल हुआ। वहाँ पे हमारी रेजिमेंट की 4 बटालियन वहाँ पे लड़ रही थी। 18 ग्रेनेडियर, 22 ग्रेनेडियर, 16 ग्रेनेडियर और सेकंड ग्रेनेडियर। इसी प्रकार जाट रेजिमेंट की थी। 18 जाट, 14 जाट, एक तो जाट और थी, राजरिप की थी, सेकंड राजरिप थी और एक दो पलटन राजरिप। जी, जी, जी। सेकंड जीआर गोरखा रेजिमेंट की वहीं थी, गुमरी के अंदर वहीं लगी हुई थी उसी एक क्षेत्र में। मस्को घाटी वगैरह वहाँ लड़ रही थी। उस लड़ाई को भी हमने बहुत ही जो ना, हम नए रिक्रूट थे उस समय, समझो 2-3 साल नौकरी थी हमारी, तो हमने देखा उस लड़ाई में किस तरीके से हम लोग लड़े। वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से चढ़ना, ऊपर से दुश्मन गोलियां चला रहा है, गोले चल रहे हैं। फिल्मों में जैसे आप लोग देखते हैं इस तरीके से ही जो ना ऊपर बैठा हुआ दुश्मन अगर पत्थर भी मार रहा तो बम का काम कर रहा था। जी। और लगातार हम सर्दी का मौसम है, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। द्रास तो वैसे भी सेकंड वर्ल्ड कूल प्लेस जगह है। जी। उसमें हम लड़ते रहे लगातार महीनों तक। हमारे पैरों के तलवे जलवे, जो जूते के तलवे भी जो ना फट गए थे, उसको भी ऐसे पट्टियां बांध बांध के जो ना लोग, पैंट तक फट गई थी उस समय जो ना। क्योंकि उस समय पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने कभी नहीं चाहा कि जो ना देश की सेना मजबूत हो। उसको इस तरीके से मजबूती जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो नहीं थी। जी। वो लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के बाद जो ना ऑपरेशन पराक्रम किया, ऑपरेशन सद्भावना किया। जम्मू कश्मीर के अंदर अनेकों ऑपरेशन किए। शांति सेना के रूप में जो ना विदेशों में जाने का भी मौका मिला। वहाँ पे भी एक नॉर्थ नाइट फाइनल के नाम से बहुत बड़ा ऑपरेशन किया भारतीय सेना ने। वहाँ पे हजारों आतंकवादियों को वहाँ पे मारा। जम्मू कश्मीर के अंदर अनेकों आतंकवादियों को हम लोगों ने जो ना मौत के घाट उतारा ऐसे लोगों को। और उसके बाद चलते चलते जीवन चलता रहा और आगे बढ़ते रहे। 26/11 का जो हमला हुआ मुख्यतः, उस समय मैं एनएसजी के अंदर जो ना डेपुटेशन पे यहाँ पोस्टिंग था। एनएसजी का कमांडो होता था मैं। रात को वो हमला हुआ, ताज होटल के ऊपर हमला हुआ, ओबराय होटल के ऊपर हमला हुआ, नैरिमन हाउस के अंदर हमला हुआ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर हमला हुआ। कई जगह उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमला किया और देश के जो ना 166 लोगों को मार गिराया, हजारों लोगों को जख्मी किया। और वो हमला इतना खतरनाक था कि वहाँ जो मुंबई के अंदर जो फोर्सें थी, वहाँ की जो लोकल कमांडो थी, पुलिस थी, मैरीन कमांडो थी, आर्मी थी, अनेकों वहाँ फोर्सें थी। उन फोर्सों ने भी उन आतंकवादियों से जब लड़ने से मना कर दिया, तब एनएसजी को बुलाया गया। एनएसजी के आदेश हुए कि एनएसजी को बुलाया जाए। तो हम लोग तो मानेसर के अंदर एनएसजी का लोकेशन है, वहाँ पे आदेश हुए वहाँ जाने के लिए।
मेरी तो उस समय छुट्टी मंजूर हो रखी थी, मैं तो छुट्टी जा रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे बेटा पैदा हुआ था। मेरी जो पत्नी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जी। पर जब देश के ऊपर कोई संकट आता तो सबसे पहले हमारे लिए देश सर्वोपरि है। बिल्कुल, हमें परिवार हमारे बाद में आता है। जब बिल्कुल। देश की आन बान और शान की बात हो, जहाँ देश की जनता घिरी हुई हो, लोग जो है ना इस टाइप के, तो हम लोग अपना स्वार्थ है, अपना सब चीज़ भूल जाते हैं बिल्कुल, और जो है ना अपने देश के प्रति जो है ना अपनी जान देने तक कुर्बान हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय मुंबई के अंदर जाने का आदेश हुआ, गुड़गांव से हम लोगों को एयरपोर्ट पे लाया गया। देश का उस समय का निकम्मा गृह मंत्री वहाँ आया, घंटों भाषण प्रदर्शन करता रहा। उसके बाद कहा कि मैं दोबारा जो है ना ड्रेस चेंज करके आता हूँ, दोबारा ड्रेस चेंज करके आया। तब तक उन्होंने यहाँ पाकिस्तान का जो है ना विदेश मंत्री कुरैशी साहब यहाँ आए हुए थे। कुरैशी को यहाँ से प्राइवेट चार्टर से वहाँ भेजा गया और वार रूम के जितने जो है ना गृह मंत्री के जो लोग थे उनको पाकिस्तान गए हुए थे, उनसे संपर्क नहीं था। वो अपनी गलती छुपाने के लिए और जो है ना उनके मन में ये थी, क्योंकि वो प्री प्लान हमला था। जी, तो अगले दिन जो है ना टेबल के ऊपर आतंकवादियों से बातचीत होंगी, छोड़ देंगे। जी, जी। तब तक आतंकवादी रात भर जो है ना देश के निर्दोष लोगों को होटलों से निकाल निकाल के मारते रहे जी। और हम एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे, बैठाए रखा हम लोगों को। जी, 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 जी। गृह मंत्री आया तो जिस जहाज के अंदर हम बैठे हुए थे एयरफोर्स का, फिर ये कह दिया गया कि ये जहाज ठीक नहीं है, जी। ये जहाज नहीं जाएगा, जी, आप लोगों के लिए दूसरा एयरफोर्स का जहाज आएगा और वो भी चंडीगढ़ से आएगा। जी, दूसरा जहाज चंडीगढ़ से आया, उसमें सामान लोड करा, उसमें बैठे, उसमें गए। तब जी, तक वहाँ दिन निकल गया, सुबेरे सुबेरे का। जी, जब दिन निकला तो गृह मंत्री इनका सरकार ये सोच रही थी गाड़ी से आएंगे कमांडो भी और जो है ना वहाँ जो है ना आतंकवादी इनको मार गिराएंगे, जी, जैसे बाकी के साथ हाल किया उनका भी ऐसा ही हाल करेंगे। जी, परंतु हम लोग वहाँ से बाई हेलीकॉप्टरों से वहाँ से हुए जी, स्टार्ट और वहाँ छतों के ऊपर जो है ना ड्रॉप किया गया। मुझे सौभाग्य मिला, पहली टुकड़ी में जो है ना वहाँ उतरने का मौका मिला जी, और उस हमले के अंदर मैं सैल्यूट करता हूँ उन हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले जो ना एयरफोर्स के पायलटों को भी, जी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर इतना दुश्मन के नज़दीक ले जाके जो ना हम लोगों को होटलों की छतों के ऊपर उतारने का काम किया। जी, हमारे कमांडोज, हमारे साथियों ने जो ना ओबराय होटल के ऑपरेशन के अंदर और नरीमन हाउस का ऑपरेशन 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। आधा घंटा में ओबराय होटल का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। नरीमन हाउस में जो लोग बंदी बना रखे थे उनको छुड़वा दिया, 2 आतंकवादियों को मार गिराया वहीं पे। और हमारे जो ना एक जवान हवलदार गजेंद्र जो ना वहाँ लड़ते-लड़ते कमांडो वीर गति को प्राप्त हुआ और हमारे 2 साथियों को वहाँ पे चोट लगी। 2 साथियों को हमारे ओबराय होटल के अंदर चोट लगी। हमारे साथियों ने जो है ना 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जी, और इसी प्रकार जो है ना ऑपरेशन ताज वाला चलता रहा। ताज वाले ऑपरेशन के अंदर मैं जो है ना उस हमारे जो टीम कमांडर थे मेजर उन्नी कृष्णन साहब की टीम का हिस्सा था। जी, हम लगातार लड़ते रहे, हमको मैसेज आ रहा था, हम लोगों को बाहर निकाल रहे थे। हमने उस लड़ाई के अंदर जो है ना लंबे समय तक 4 दिन तक वो लड़ाई चलती रही। जी, तो उसमें जब मैसेज आ रहा था तो साथ-साथ टीवी वाले उसको दिखा रहे थे, तो आतंकवादी हमारे को जहाँ जा रहे थे पहले हमला कर रहे थे, उनको हर चीज़ का खबर मिल रही थी। जी, एक पाकिस्तान से फ़ोन आया कि हमको बचा लो, हम 20-22 आदमी हमको आतंकवादी मार रहे हैं। जी, तो बाहर जो ना गृह मंत्री और जो एक टीम पूरी लगी थी, फ़ोन नंबर होटल के बाहर थे, उन्होंने वहाँ से उठाया, उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग जाइए और वहाँ से कुछ लोगों को निकालिएगा सेकंड मंजिल। जी, जी, जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो एक टीम के अंदर 4 हीट होती है, 5-5 कमांडो की जो है ना एक-एक हीट होती है। टोटल टीम के अंदर 20 कमांडो होते हैं। जी, तो जब वहाँ पहुँचे मेरी मेजर उन्नीकृष्णन साहब की हीट आगे चल रही थी। जब सीढ़ियों से जो पुराना ताज है, वो सामने स्टैचू बना हुआ ताज का, जमशेद टाटा का, और जो ना दोनों तरफ उसके गेट है। जब सीढ़ियों के बीच में जो कमांडो जब चढ़े तो उन्होंने आतंकवादियों ने वहाँ अम्बुश लगा रखा था। चारों तरफ से उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया जी, और सबसे पहले जो कमांडो सुनील जोधा चल रहा था उसको 8-7 गोलियाँ लगी उसके हाथ में। जब वो गिरने लगा तो पीछे 2 नंबर पर उसके साथ-साथ सुनील नाम का ही दूसरा कमांडो सुनील यादव चला हुआ था। उसने उसको जैसे पकड़ा, उसकी हिप में 2 गोलियाँ लगी। वो दोनों जवान वहाँ पे कमांडो गिरे और जी, मेजर उन्नी कृष्णन साहब ने जिस गेट से गोलियाँ नहीं चल रही थी उस गेट से अंदर एंट्री किया और उसने कहा तुम इनको संभालो, आतंकवादियों को मैं संभालता हूँ। जी, तो उसके बाद राजवीर लांबा और फायरचंद साहब चले हुए थे, उनको गोलियाँ लगी और वहाँ आतंकवादी आग लगा के और जो ना आगे भागे। जब वो नीचे लोग गिरे हुए थे, रुमरंदाज गोलियाँ चल रही थी। जब मेजर उन्नी कृष्णन साहब उस हॉल के अंदर कूदे तो जो अंदर आतंकवादी था उसने जो गोली मारी, उनको यहाँ एक गोली लगी और वो हेड शूट हुए और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जी, ऐसे वीर योद्धा को मैं सैल्यूट करता हूँ। जी, और उनका जब जो है ना बाद में आतंकवादी उसी समय उनका हथियार और जो ना रेडियो सेट और सारा सामान उन्होंने उनका छीन निकाल लिया और जी, उनको एक पर्दे में लपेट के वहाँ एक
सोफे के पीछे शिफ्ट कर दिया। जी और जब आतंकवादियों के ऊपर हमने जब हमला बोला दूसरी हिट ने, तो आतंकवादी वहां से जगह छोड़ गए। जी 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 हमने हमारी जो कैजुअलिटी जो लड़के थे उनको बाहर निकाला। जी आज भगवान की कृपा से उनका सही समय पे इलाज होने की वजह से वो ठीक अपने परिवार के साथ है। जी उसके बाद जो है ना आतंकवादी भागते रहे एक जगह से दूसरी जगह, और हमको जैसे सूचना मिले हम लोगों को निकालते रहे। काफ़ी लोगों को हम बाहर निकाला, बहुतों को गेट तोड़ना, फिर अंदर से निकालना, पूरी प्रक्रिया ये चलते चलते 27 तारीख का दिन निकल गया। 27 तारीख की रात जब होने वाली थी, तो जब हम कहीं भी जाएँ तो आतंकवादी जो अवनी कृष्ण साहब का सेट लेके, उनको पहले पता चल रहा रेडियो सेट पर कहाँ आ रहे हैं, टीवी के माध्यम से पहले पता चल रहा था। जी टीवी के ऊपर भी रोक लगवाई गई कि भाई इसको डिले दिखाया जाए पूरे कार्यक्रम को। जी और रेडियो सेट का भी जो ना हमको वो संख्या थी, तो जहाँ मुठभेड़ हुई थी वहाँ से हमने देखा, ढूंढा, तो हमें मिला कि जो है ना ऐसे ऐसे जो उन्नी कृष्णन साहब जो है ना शहीद हो गए, और उनका हथियार और जो है ना आतंकवादियों के पास रेडियो सेट चला गया। जी 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 तो उसके बाद हमने पूरी रणनीति को चेंज किया। जी 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 उसके बाद जो है ना हमने टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया, जी और जैसे जैसे दिशा निर्देश था उसी प्रकार हम लोगों को निकालते रहे। हमने पहले न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया, 22 मंजिल का करीब। जी जी उसके बाद हमने ओल्ड ताज की 7वीं मंजिल को क्लियर किया। आप लोग देखते हो किस तरीके से आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह आग लगा के भाग रहे थे, एक जो ग्रेनेडों से हमला कर रहे थे, बमों से हमला कर रहे थे। बिल्कुल तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कितने आदमी मरते रहे, हमारे लिए दिक्कत थी। हम नहीं चाहते कोई भी निर्दोष एक आदमी को भी खरोच लगे। हमको लोगों को भी बचाना था और आतंकवादियों को भी मारना था। लोगों को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल तो उसके तहत हम 7वीं मंजिल को क्लियर किया, 6ठी मंजिल को क्लियर किया। आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे, बदलते रहे जगह। जी जब 4थी मंजिल के अंदर हम लोग आए, तो हमने वहाँ हमारी 4थी मंजिल में आतंकवादियों से जब मुठभेड़ हुई, तो हमने एक आतंकवादी को वहाँ पर मार गिराया। और वो आतंकवादी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उसको खिड़की से जिंदा हम लोगों ने नीचे उसको फेंका था। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उसको जिस तरीके से हमने मारा, उससे पूछने की हमने कोशिश करी चंद सेकंडों के अंदर, तो ये तो काफिर, ये लोग तो जो है ना, इनको मानवता के दुश्मन है ये लोग। जी तो उनको मारने के बाद हमारे भी हौसले बढ़े, और जो है ना आतंकवादियों में भी खलबली मची कि जो है ना अब बचना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। 4थी मंजिल को क्लियर किया, उसके बाद हमने 3री मंजिल को क्लियर किया। फिर हम 2nd फ्लोर के अंदर जब आए, जो है ना, ये बात है 28 तारीख की। 28 तारीख का जो है ना दिन भर चलता रहा, रात को चलता रहा। तो जब 2nd फ्लोर के अंदर जब हम सर्च कर रहे थे, तो मैं गाइड का काम कर रहा था उसमें। जी जब बीच के अंदर काम हुआ, तो हमारे साथी बोले कि भाई जी आप इसको संभालो। मैंने सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, जो पीएचडी की तरह माना जाता है भारतीय सेना के अंदर। वेपन एंड टैक्टिक्स का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, स्नाइपर का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, स्नाइपर मैन रहा हूँ। तो अनेकों ऐसी ड्यूटियाँ की है, अनेकों ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मैं काम किया हुआ बंदा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना उसको संभाला। तो 2nd फ्लोर पर जब मैंने जैसे सर्चिंग शुरू किया, तो एकदम से एक गेट खुला। एक गेट खुलते ही मुझे एकदम हुआ कि गेट खोलने से नहीं खुल रहा है, गेट कैसे खुला। हाँ। तो आतंकवादी ने वो गेट खोला, तो मेरे जो पीछे साथी था उसको तो मैंने पुश कर दिया, वो पीछे वाले रूम के अंदर हाँ। पोजीशन लेगा। मेरे पास कोई पोजीशन लेने की जगह नहीं थी। हाँ। उसने जैसे ग्रेनेड मारा, तो मैं 2nd फ्लोर से नीचे मैंने जंप किया। इसके बाद मेरी हाथ की हड्डी निकल गई, मेरे कमर में चोट लगी, घुटने में लगी। और जैसे नीचे गिरा, नीचे गिरते के साथ में जो है ना मैं नीचे आया, तो वहाँ बार था। बार में एंट्री किया। मैं, हमारे हथियार में लाइट होती, मैंने लाइट जला के देखा, और मैं पीछे जब स्टोर के पास जाते, स्टोर की तरफ गया। अब यहाँ पीछे स्टोर, वहाँ देखता हूँ कहीं पीछे से आने का रास्ता हो। तब तक मैं वहाँ पहुँचा, तब तक आतंकवादियों के ऊपर मेरे साथियों ने अटैक कर दिया। क्योंकि देश के अंदर एकमात्र फोर्स ऐसी है एनएसजी जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। बाकी जितनी फोर्स है वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है। जब हमारे साथियों ने अटैक किया, तो वहीं बार के अंदर सीढ़ियां थी गोल चक्कर वाली, उसके नीचे बार बना हुआ था जो रखने वाला। तो आतंकवादी जब उससे उतरने लगे, साथियों ने उसमें फायरिंग करना शुरू किया। तो मैं उसके स्टोर में था, स्टोर से मैंने भी सीढ़ियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो सीढ़ियों फायरिंग करना शुरू कर दिया। उन सीढ़ियों में हमने एक आतंकवादी को वहां मार गिराया। 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे जंप कर गए, और उस बार के पीछे उन्होंने पोजीशन ले लिया। जहाँ पे बार लगा हुआ था उसके आगे जो है ना वहाँ पे निकलने का रास्ता था, वहीं से गेट था, एक ही गेट था। तब मैं वहाँ फंसा, तो मैं आतंकवादियों के ऊपर फायरिंग करता रहा, आतंकवादी मेरे ऊपर फायरिंग करते रहे। लगातार जो है ना ये मुठभेड़ चलती रही, और मेरे लिए कोई निकलने का रास्ता नहीं था। मैंने बाहर अपने कमांडरों को बताया कैसे से बात है। उसी बीच में एक पुलिस के साथी ने जो ना शीशे से एक
टीयर गैस फायरिंग कर दिया उसके अंदर ग्रेनेड, तो उससे और भी धुआं और नाक से पानी आँख से पानी दोनों तरफ, उनको भी आतंकवादियों को, मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ। जी, जी, जी। और धीरे धीरे गोलियां खत्म होती जा रही थी, तो मुझे भी अपने मन में आया गोली तो खत्म होगी, जी। आतंकवादी जो है ना हमला कभी भी कर सकते हैं, कभी भी जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया, इस ग्रेनेड की पिन निकाल लूंगा और आतंकवादियों को भी मार दूंगा और खुद भी जो है ना शहीद हो जाऊंगा। जी। पर इन आतंकवादियों को यहाँ से नहीं निकलने दूंगा किसी भी हालत में। जी। अभी बहुत मुश्किल से जो है ना ये पकड़ में आए हैं, और जी। मेरे कुछ साथी ऊपर से फायरिंग कर रहे थे उनके ऊपर, और कुछ साथी वो जो गेट था उस गेट से फायरिंग उनके ऊपर करना, हमने चारों तरफ से हम फायरिंग करते रहे। बिल्कुल। पर वो ऐसी पोजीशन में थे कि उनको गोली नहीं लग पा रही थी किसी भी जी। तरीके से। जी। आतंकवादियों के पास जितने ग्रेनेड थे उन्होंने मेरे ऊपर मारे, जी। मेरे पास जो बाकी ग्रेनेड थे मैंने आतंकवादियों के ऊपर मारने जी। की कोशिश की। मैं उसमें पूरा जख्मी हो गया, पूरे शरीर में लहूलुहान हो गया। जी। मेरे कानों से भी सुनना हाई फ्रिक्वेंसी धमाके की वजह से, कि बंद रूम के अंदर बड़े धमाके हो रहे थे, बिल्कुल। सुनना बंद हुआ। 1.5 घंटे तक जब मैंने सोच लिया आज तो जो ना मरना है, बचना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। परंतु मैं इनको मार के मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। एक ग्रेनेड मैंने अपने पास में रखी रहा। बिल्कुल। 1.5 घंटा बाद हमारे कमांडरों ने पीछे से दीवार तोड़ा और मेरे पास में मुझे वहाँ से निकाला। मेरी जगह 2 साथी और बैठे और वो आतंकवादियों को वहीं से फायरिंग करते रहे। बिल्कुल। मुझे पानी वानी पिलाया गया, मुझे मोटिवेट किया गया। मुझे आज भी याद है हमारे आईजी ऑपरेशनल साहब ने आकर मुझे मोटिवेट किया। जी। वो ग्रेनेडियर के ही थे जो है ना, गुप्ता साहब। जी। उन्होंने बताया कि जो है ना ग्रेनेडियर की सेना जो है ना सर्वदा शक्तिशाली का जब नारा लगाती है, आप ग्रेनेडियर के फौजी हैं जो देश के लिए हर अग्रिम प्रतिम रहा है, जी। आप जाट हैं, जाटों ने तो बड़े बड़े युद्धों को करा है, मुगलों को हराया है। तो उस तरीके से मोटिवेट करने के बाद मुझे कहा गया कि आप इसमें दोबारा एंट्री करोगे, बिल्कुल। क्योंकि दूसरा अगर कमांडो एंट्री करेंगे तो उनको पता नहीं कहाँ पोजीशन है आतंकवादियों की, बिल्कुल। तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा, हमको कैजुअलिटी उठाना पड़ जाएगा और आतंकवादी भाग भी जाएंगे। जी। तो मैंने दोबारा से तैयार किया। तो हमारे पास इंजेक्शन रहते हैं मॉर्फिन वगैरह के, ऐसे दर्द वाले, मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया, पानी गर्म पिलाया गया, और जहाँ जहाँ मुझे कट लग रहे थे हल्का खून, तो काली ड्रेस होती है तो उसमें दिखता भी नहीं खून कहाँ लग रहा, कहाँ से आ रहा है। जी। जी। तो मैंने दोबारा से हिट को बुलाया, राजवीर इन सब साथियों को, मैंने वो जो साथी थे मेरे और वहाँ उनको बुलाया, 5 साथी, हमने दोबारा हिट तैयार हुई और हमें आदेश दिया गया पहले एक ग्रेनेड, स्टैंड ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह यहाँ से फेंकेगा, जी। फिर 2 ग्रेनेड ऊपर वाले फेंकेंगे नीचे जो सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे हमारे साथी, जी। फिर चौथा ग्रेनेड सुरेंद्र सिंह कमांडो फेंकेगा। चौथा ग्रेनेड जैसे फटेगा, फटने के साथ साथ इनके ऊपर अटैक करेंगे। जी। बिल्कुल। तो पहले मैंने ग्रेनेड फेंका, फिर मेरे साथियों ने ऊपर से ग्रेनेड फेंका। जो चौथे वाला ग्रेनेड मैंने फेंका, मैं इतना जोश के अंदर था, अब वो चौथा ग्रेनेड फटने से पहले ही मेरे और 4 साथी मेरे साथ जिन्होंने एंट्री करनी थी पूरी हिट ने, वो वहीं खड़े रहे और करीब वो 10-15 फीट का एरिया था। मुझे लगता नहीं मैंने 1 या 2 ही कदम के अंदर उसको चीता की तरह जो है ना उस के अंदर जाके जंप लिया, जो बार होता है उसके ऊपर जंप लिया दोनों पैरों से। जी। और मेरी MP5 के अंदर जो है ना 32 गोलियां थी। जी। मैंने उन आतंकवादियों जैसे वो गर्दन करके फायरिंग कर रहे थे तो मुझे भी पैरों में गोलियां लगी जी। और भी शरीर में कई जगह स्प्लेंडर लगे। जी। उनको पूरा 32 की 32 गोली ऐसे कैसे मैंने उनको दाग दी। जी। जैसे मेरी मैगजीन खाली हुई जी। तो आतंकवादी को जब गोली लग जाती किसी को भी तो एकदम नहीं मरता, तड़पता है, वो रहता है जहाँ। तो मैंने एकदम से जो ना पीछे जंप लेके उनके, जैसे वो ऐसे पोजीशन लेकर फायरिंग कर रहे थे, उनके दोनों सामने से मारा मैंने, उन पैरों में उन्होंने गोलियां मारी। और हमारे पास कमांडो डैगर होता है, चाकू, वो जंप करते हुए ऐसे मैंने चाकू को निकाला जी। और दोनों की गर्दन ऐसे दबा ली, दोनों आतंकवादियों की, और दोनों को चाकू से ऐसे मारता रहा जब तक वो बिल्कुल एकदम ठंडा ना हो ली, क्योंकि आतंकवादी मरता मरता भी ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है बिल्कुल। और साथियों को भी साथ लेके चला जाता। मेरे मन के अंदर ये शंका थी, इसको आप जोश बताओ, बहादुरी बताओ, भय बताओ, या मेरी ड्यूटी जो जिस तरीके से हमको ट्रेनिंग दी जाती है आत्मविश्वास बताओ। बिल्कुल। और NSG का जो नारा हमेशा से रहा है, साहस की विजय, जिसका साहस है, जो शौर्य साहस से ही चमकता है, उन आतंकवादियों को जो ना मैंने मौत के घाट उतारा। ये बात करीब जो ना 28 तारीख रात की बात है, करीब करीब होंगी 3-4 बजे की बात होंगी ये। जी। तो जब उसमें मेरे साथियों ने उन्होंने निकाला, जब गोलियां गालियां बंद हुई, फायरिंग वायरिंग जब मुझको निकाल के बाहर लेके गए, तो वो सारे साथी जब उन्होंने बाद में कहने लगे हम यहीं रहे, हमें लगा कि चलेंगे साथ में एंट्री करेंगे, पर आपने तो ग्रेनेड के साथ साथ ही आप जो है चीते की तरह जंप करके वहाँ पहुँच गए। अब मेरे साथी ना फायरिंग कर सकते क्योंकि मैं भी साथ में हूँ आतंकवादियों के। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे मौके कभी कभी
किसी किसी योद्धा को मिलते हैं। भारतीय सेना के अंदर, एनएसजी के अंदर हर आदमी योद्धा है, हर वीर है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जिसने कोई कार्य जब मिला हो ना किया हो, पर मौका कभी कभी किसी किसी को मिलता है, और कभी कभी कोई कोई योद्धा उस मौके के ऊपर खड़ा उतरता है। जो युद्ध वही जीतते हैं, शौर्य उन्हीं का होता है जो मारते हैं। बिल्कुल। मरने वाले तो कभी लड़ाई जीतते नहीं है, मारने वालों ने लड़ाई वहाँ जीती। उसके बाद मेरा हॉस्पिटल में लंबे समय तक जो है ना इलाज चला, और जो है ना घर के अंदर भी जो है ना, जिस तरफ एक तरफ खुशी का माहौल था, बेटा पैदा हुआ था, दूसरी तरफ मुझे गोलियां लगी, मेरा इलाज चल रहा था, तो जो घर वालों की जो खुशी का माहौल था वो गम के अंदर बदला रहा कई दिनों तक, जो है ना, जब तक बातचीत नहीं हुई, घर वालों ने नहीं देखा। जी। तो ये लड़ाई, उस लड़ाई के अंदर जो कसाब को पकड़ा गया, उसके ऊपर 54 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार जो बैठी हुई थी, कांग्रेस सरकार ने खर्चा, और मुझे जो है मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया नौकरी से। दूसरी लड़ाई तो जो है ना दुश्मनों के साथ तब लड़ी मैंने, जो लड़ाई जब मैं लड़ रहा था जख्मी हालात में, जो है ना 627 आदमी को ताज होटल से जो ने जिंदा बचाया, और 2 आतंकवादियों को मैंने मौत के घाट उतारा, और मेरी टीम ने, हम लोगों ने 4 आतंकवादियों को वहाँ पे मारा। उस समय जो है ना, जब मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर रहे थे, तो जब ये भारत सरकार ने उस समय देखा नहीं, अब ये वो कमांडो सुरेंद्र सिंह, जब देश का कोई सेनाएं, देश के जो ना पुलिस सब लड़ने से मना कर दिया था, ये पहला कमांडो था उस समय उस हेलीकॉप्टर से जो ना ताज होटल के ऊपर उतरने वाला। तो ऐसी निकम्मी सरकार थी, मैं कहूँगा आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई सरकार थी। जी, जी, जी। तो सर, जिस तरह से आपने भी ये बात बताई, तो क्या इसके साथ-साथ आपको पुलिस से भी कुछ मदद मिली थी? पुलिस प्रशासक भी क्या आपकी इस चीज़ में हेल्प कर रही थी? पुलिस प्रशासन तो पहले ये लड़ाई लड़ने से छोड़ चुकी थी, उसके बाद तो वहाँ मैरीन कमांडो आई, मैरीन कमांडो लड़ने से वहाँ लड़ाई को छोड़ चुकी थी। और जो है ना चारों तरफ फौज लगी हुई थी, पोजीशन ले रखा था, अंदर घुसने की होटल में किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं घुसे अंदर, तो हम लोग ही घुसे थे उसके अंदर। और हम लोग भी ये सोच के घुसे थे, या तो मरेंगे या मार देंगे, आर पार के लिए जो ना डू एंड डाई वाला वहाँ स्थिति थी। वहाँ हमारे पास कोई होटल का नक्शा नहीं था, कोई हमारे पास सूचना नहीं थी, कोई हमें पता नहीं था कितने आतंकवादी हैं, कौन कौन सी हथियार हैं। तो ऐसी जब ब्लाइंड ऐसा सिचुएशन होती है, लोगों को बचाने की लड़ाई बहुत ज़रूरी थी, लोगों को बचाना भी है, आतंकवादियों को मारना भी है, अपने आप को भी बचाना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया के अंदर ऐसा हमला कहीं नहीं हुआ है, और ऐसा ऑपरेशन किसी भी देश की फोर्स ने नहीं किया जो एनएसजी कमांडो ने जो ऑपरेशन किया। मैं अपने बाकी साथियों को भी जो है हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ कि जो काम उस समय हम लोगों ने कर दिया, शायद दूसरा कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, एक चीज़ और कही जाती है, जैसे ब्लैक नाइट टॉर्नेडो एक ऑपरेशन था, इसमें आपकी क्या भूमिका रही थी? ये नॉर्थ नाइट फाइनल जो ऑपरेशन था, वो कांगो के अंदर ऑपरेशन था। जी। और ये यहाँ जो ऑपरेशन था, ये ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन था, ताज होटल वाला, ये मैंने आपको सुनाया। जी। और कारगिल वाली लड़ाई वाला ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन विजय जी। ऑपरेशन था, और विजय स्टार 2 चले वो। जी, जी, जी। जो नॉर्थ नाइट फाइनल ऑपरेशन था, वो कांगो के अंदर ऑपरेशन था। वहाँ पे करीब करीब 18 कैंप थे आतंकवादियों के, फौज की तरह कई हजार आतंकवादी थे। एडीएफ नालू ग्रुप का आतंकवाद था उनका, उनके अपने टीवी चैनल थे, रेडियो चैनल थे, सोने की खदानों के ऊपर उनके कब्जे थे। जो भी यूएनओ मिशन या शांति सेना के लोग बातचीत के लिए जाते थे, उन्हीं को मार देते थे। बाकी सब ग्रुप जो है ना सरेंडर हो गए थे, पर एडीएफ नालू नाम का ग्रुप सबसे खतरनाक ग्रुप था, उसके साथ जो ना वो ऑपरेशन हुआ था। हमारी इंडिया की फोर्स ने कहा कि ये ऑपरेशन हम करेंगे, हम लोगों को टास्क दिया गया। 3000 कमांडो हमको वहाँ लोकल भी मिले, वो भी हमारे साथ थे। पर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो कमांडो उनके अंदर कैंपों में जाके घुसे, उन्होंने कमांडो को मार दिया, उन्होंने उनके 100-150 आदमी उनके मार दिए, 150 उनके मार दिए, और वो कमांडो वहां से भागे। उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जो आतंकवादी थे, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक जब पहुंचे तो उन्होंने 100 मीटर पहले से हमारे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम जिस पहाड़ी के टॉप में बैठे हुए थे, हम 4 आदमी थे, बाकी हमारी जो प्लाटून के लोग थे नीचे से सामान चढ़ाने के लिए नीचे आए हुए थे। उसका जो पहाड़ का जो रिज था, नीचे तक सामान गाड़ियां से पहुंच गया, तो ऊपर पैदल पहुंचाना पड़ रहा था। तो उस समय जब हमला हुआ तो हम 4 ही आदमी थे, हमारे पास एमएमजी लगी हुई थी, और आरएल था हमारे पास में, एलएमजियां लगी हुई थी। तो हमने 4 आदमी, हम ट्रेंड थे, 4 इंस्ट्रक्टर थे, हमने 4 आदमियों ने जो है ना अपनी जान बचाते हुए बगैर किसी के आदेश के हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग खोल दिया, एमएमजी से फायरिंग खोल दिया, और हम लोगों ने वहाँ पर 97 आतंकवादियों को एक साथ वहीं मौत के घाट उतारा। जब लगातार लड़ाई लगातार चलती रही और हजारों की सेना में जो ना वो आतंकवादी चढ़ते रहे, पहाड़ी की तरफ मरते रहे, तब पीछे से जो पता चला, तो पीछे से जो ना हमारी सेना ने जो ना अटैक हेलीकॉप्टर जब उड़ाए, अटैक हेलीकॉप्टरों से जब फायरिंग शुरू किया, तब वो आतंक
आतंकवादी जंगलों की तरफ भागना शुरू हुए। वो ऑपरेशन करीब 15 दिन तक लगातार दिन रात चला। उस ऑपरेशन में कम से कम करीब 2000 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का भारतीय सेना ने वहाँ पे काम किया और शांति सेना को पुनः बहाल करने का, शांति को वहाँ पे कांगो के अंदर जो है ना बहाल किया गया। एडीएफ नालू ग्रुप के जितने आतंकवाद था उसको कुचलने का काम किया। वो वहाँ से उनको भगा भगा के पीछे बीम बैम बीएमपी टैंक, फिर वो बड़ी लड़ाई वहाँ पर शुरू हुई उन की तरफ से। वो सब आतंकवादी फिर युगांडा रवांडा उन तरह के जंगलों की तरफ भागे। तो उस ऑपरेशन के भी अंदर हमारे 7-8 आदमी बुरी तरह जख्मी हुए, 1-2 जवान वहाँ 2 जवान शहीद भी हुए। और जो है ना वहाँ लोकल वहाँ के जो कांगो की फोर्स थी उनके सैकड़ों जवान जो उनके भी वहाँ पे शहीद हुए उस हमले के अंदर। ये ऑपरेशन भी बहुत बड़ा जो है ना भारतीय सेना का नाम रोशन किया वर्ल्ड के अंदर। हम लोगों को वहाँ ब्रेव का अवार्ड जो है ना यूएनओ के तरफ से दिया गया, बहादुर का अवार्ड दिया गया हम चारों लोगों को। और जो है ना हम फिर उसके बाद जो लगातार जो है ना शांति बहाल कर अपने वतन लौटे। जी। सर एक और बात की जाए, जिस तरह से आपने नाम भी लिया था ऑपरेशन सद्भावना और एक और ऑपरेशन, इनमें आपकी क्या भूमिका मेन रही थी? ऑपरेशन सद्भावना में हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर सद्भावना ऑपरेशन चलता रहता है। ऑपरेशन पराक्रम चलता रहा। ऑपरेशन पराक्रम हुआ जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध जैसी स्थिति हुई उसके अंदर जो ना बॉर्डर के ऊपर हमने हीरानगर सेक्टर के अंदर वहाँ काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान के अंदर जाने का भी काम करने का मौका मिला। रेकी पेट्रोल में भी जाने का काम किया। छोटी टुकड़ी 2 आदमी 3 आदमी की रेकी पेट्रोल जाती रहती, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का। और वहाँ से भगवान की कृपा से जो ना वहाँ से जिंदा वापस आने का भी मौका रहा। तो ऐसे अनेकों मौके मिले। ऑपरेशन सद्भावना के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ और लोगों के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सेना वहाँ पर लगातार काम करती रहती है, चाहे वो हेल्थ का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो। और दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ जो है ना ऑपरेशन करने का काम हो। उस ऑपरेशन में बांदीपुर, शोपुर, बारामूला, कुपवाड़ा, बीबी कैंट, श्रीनगर, अनेकों जगह वहाँ मौका मिला, अनेकों ऑपरेशन करने का मौका मिला। बांदीपुर के अंदर तो हमने जो ना एक साथ जो ना मैंने 6 मिलिटेंटों को मौत के घाट उतारा था वहाँ पे। और लगातार जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर सैकड़ों आतंकवादियों को जो ना, जो मानवता के दुश्मन है, जो देश के खिलाफ जो काम करते हैं, नागरिकों को मारने का काम करते हैं, ऐसे जो ना दुराचारी दुष्ट आतंकवादियों को मारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं भारतीय सेना के अंदर रहा। और मेरी रेजिमेंट जो है ना देश की मानी हुई रेजिमेंटों में से एक रेजिमेंट है। और कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी भी जो है ना हमारी रेजिमेंट ने, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो जो है ना उसका इतना लंबे अनुभव वाली रेजिमेंट के साथ में रहा। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं ग्रेनेडियर का सिपाही रहा। और जो है ना जब भी हमको कभी भी देश ने पुकारा, हमारी रेजिमेंट को पुकारा, चाहे हम लोगों को मौका मिला, हमने हमेशा आतंकवादियों को धूल चटाने का काम किया। और आज भी जो है ना हमें देश के लिए अगर हमारी कहीं भी ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, तो कमांडो सुरेंद्र सिंह आज भी मोर्चे के ऊपर जाकर लड़ने के लिए तैयार है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मैं उसी तरीके से लड़ता हूँ जिस तरीके से देश की सरहदों के ऊपर कारगिल के युद्ध में लड़ा, 26/11 के अंदर लड़ा, यूएन मिशन के अंदर लड़ा। तो उसी तरह आज भी जो ना देश के लिए लड़ने का पूरा जज्बा रखता हूँ। जी। सर जिस तरह से आपने बताया कि जब आप युद्ध के लिए गए थे तो आपका बेटा पैदा हुआ था, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा था? क्या वो गर्व था उन्हें, या फिर उन्हें कुछ गम भी था कि आप वहाँ जाकर युद्ध में जा रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं? एक आर्मी वाले की सबसे बड़ी बात ये होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपके घर वालों का इस बारे में क्या रिएक्शन रहा था? इस देश के जितने भी सैनिक है, पूर्व सैनिक है, जो भी सैनिक परिवारों से जुड़े हुए सैनिक है, जितना मजबूत सैनिक होता है उससे मजबूत उनके परिवार वाले हो जाते हैं। उनको पता है कि हमने अपना बच्चा देश की सरहदों के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय सेना के अंदर भेजा है। ये आतंकवादियों को मारने का भी काम करेगा। अगर भारत माता को इसकी ज़रूरत होगी तो देश के ऊपर बलिदान देने का भी काम ये जवान करेगा। तो वो हमारे लोग, हमारे परिवार, हम सब के परिवार इस तरीके से जूझते रहते हैं। हम बार त्योहार कभी आते नहीं, तीज त्योहार हम पहुंचते नहीं, दिवाली होली हम कभी आते नहीं। हम देश की सरहद के ऊपर खड़े रहते हैं। तो हमारे परिवार मजबूत रहते हैं। परिवार को पता था कि आज जो है 26/11 का ये जो हमला हुआ है, इसमें हमारे बेटे को जो ना मौका मिला है, एनएसजी के कमांडो को वहाँ पर जाने का मौका मिला है। तो एनएसजी के कमांडो उस समय 400 आदमी टोटल कमांडो होते थे उस समय ऑपरेशन करने वाले। एक अलर्ट सेक्टर होता था, बाकी जो ना अपने ड्यूटी में रहते
थे, वेलफेयर में रहते थे। 80 आदमी जो है ना हमेशा देश के लिए रेडी पोजीशन में रहते थे। उस समय बड़ी दयनीय हालत थी। कांग्रेस तो एनएसजी को उस समय डिसमेंटल करना चाह रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे परिवार को पता था कि हमारा वो चला गया, क्योंकि फ़ोन नहीं बात हो रही थी। मैं तो घर जा रहा था, मेरी तो छुट्टी मंजूर हो रखी थी। तो जब मैं वापस गया हूँ, रास्ते से वापस गया हूँ, मुझे बुलाया गया है, तो मेरे परिवार को तो क्लियर था ही, परंतु जब चोट लगने के बाद, मुझे गोलियाँ लगने के बाद पता चल रहा था इतने लोगों को मार दिया, उसको कोई बातचीत नहीं हो रही थी, किसी तरीके का संपर्क नहीं हो रहा था, तो परिवार को चिंता तो थी एक भाई। और दूसरी तरफ मुझे भी क्लियर ये था, मतलब जो है देश की जनता के लिए आज जो है ना बलिदान देना पड़ेगा। एक तरफ जो है जब अक्सर बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, एक तरफ बेटा पैदा होता है, दूसरी तरफ पिताजी शहीद हो जाता है, तो ये हमारे लोगों के साथ बहुत घटना घटती है। तो ये बड़ा घर में जो खुशी का माहौल था, तो वो गम के माहौल में बदला, क्योंकि यही सूचना थी शुरू में भी इनको गोलियां लगी है, चोट लग गई है। जब तक फोन की बात नहीं हुई, जिंदा है नहीं है, तो शुरुआती दौर में तो यही कहते हैं उनको चोट लगी है जब कोई शहीद होता है। पर भारत माँ के लिए जो है ना हमें खून बहाने का भी मौका मिला, पसीना बहाने का भी मौका मिला, और मैं किसान परिवार के अंदर पैदा हुआ हूँ। मुझे भारत माँ का जो ना सीना चीर के अनाज पैदा करने का भी मुझे मौका मिला। मुझे सौभाग्य है, अगर मुझे हर ग्राउंड के ऊपर मौका मिला, मुझे बच्चों को पढ़ाने का भी मौका मिला शिक्षा जगत के अंदर, और मुझे जो है ना देश की राजनीति के अंदर रह के भी लोगों को सेवा करने का मौका मिला। मैं ऐसे दिल्ली कैंट की जनता और दिल्ली की जनता को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, मेरे जैसे सिपाही को उन्होंने ऐसा मौका दिया। जी, जी, जी। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जब आप युद्ध में थे, तो क्या युद्ध के टाइम पे आपके दिमाग में कभी ये ख़्याल आया हो कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैंने उसका चेहरा भी उसका मैंने अभी तक नहीं देखा है, और क्या ऐसे युद्ध के समय में आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें आई हों? जब आमने सामने जब गोलियां चली रहती हैं, तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान में आती है, या तो मार दो या मर जाओ, बिल्कुल, करो या मरो। बिल्कुल। क्योंकि मौत सर पे खड़ी रहती है, और जितनी करीब से मौत को मैंने देखा है, एक बार नहीं, मैंने अनेकों ऑपरेशन में मौत को बहुत करीब से देखा है। तो जो है मेरे मन में ये भाव नहीं थे कि मैंने बेटा नहीं देखा, मेरे मन में यही भाव थे, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, मैं इनको कैसे जिंदा निकालूं, इन लोगों को मैं किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकालूं, और किस तरीके से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारूं। सिर्फ मुझे आतंकवादियों को जो है ना, मेरी आंखों में उन्हीं की मौत नजर आ रही थी, मुझे इनको मारना है, हर हाल में इन आतंकवादियों को मारना और लोगों को जिंदा बचाना है। जी, जी। सर, तो जिस तरह से आपने हमारे देश के लिए पूरी सेवा करी है, तो उसके बाद आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, उस समय जो है ना मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा था। मुझे पेंशन नहीं मिल रही थी, मेरा इलाज नहीं हो रहा था। 14 साल 3 महीने 10 दिन की नौकरी के अंदर मुझे भारतीय सेना से जो है ना कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने पेंशन भेज दिया, और ना ही मुझे पेंशन मिल रही थी 19 महीने तक, ना ही मेरा इलाज हो रहा था। और मेरे छोटे-छोटे बच्चे जिनको जो है ना रोटी-रोटी के लिए मोहताज हो रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार जो है ना आतंकवादी जो ना अफजल जिसको पकड़ा था, जिसने देश के 166 लोगों को मौत के घाट उतारा, हजारों लोगों को जख्मी किया, उसको चिकन बिरयानी खिला रही थी, उसके ऊपर 54 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चे। तो जब लगातार जब ये कसाब को फांसी लटकाया, तो मैंने देश की जनता के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और मैंने बताया, अगर मैं वो सैनिक हूँ, जब 26/11 का हमला हुआ था, ताज होटल के ऊपर उतरने वाला पहला कमांडो था मैंने देश के लिए गोलियां खाई, अपना खून बहाया, और जो ना मैंने जख्मी हालात में 627 आदमी को ताज होटल से जिंदा निकाला, और 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, और मुझे कांग्रेस ने मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, और आज कसाब 55 करोड़ रुपए खर्चने के बाद इसको फांसी तोड़ा गया है। और मैं रोटी के लिए मोहताज हूँ। मैं अपने बच्चों को जो है ना अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, ना अच्छे कपड़े पहना पा रहा हूँ, ना अच्छा खाना पहना दे पा रहा हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे साथ जो ना भारत सरकार ने अन्याय किया, तो वो देश भर के अंदर न्यूज़ चैनलों के अंदर चला, सब अखबारों के अंदर आया। उस समय कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार का एक नेता मनीष तिवारी, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री होता था, उसने देश के सामने आके झूठ बोला कि हमने कमांडो सुरेंद्र सिंह को 50 लाख रुपए दिए और 25,000 रुपये उसको पेंशन दे रहे हैं, परंतु मेरे खाते के अंदर जो ना 8,000 रुपये थे। मैंने दिखाया मेरे खाते में 8,000 रुपये हैं, और 6 महीने से मुझे कोई 1 रुपया मेरे खाते में आया नहीं है, ना मेरे खाते से कोई पैसा गया है। तो वो तो बैकफुट पे गया, और मैं सैल्यूट करता हूँ एनएसजी डीजी को, उसने तुरंत जो है ना जवाब देते हुए कहा, अब जो 26/11 का हीरो कमांडो सुरेंद्र सिंह है, उसका जो क्लेम है वो सही है, वो हमारे पास डेपुटेशन पे था, और उसको मेडिकल प्रक्रिया के तहत जो है ना उसको पेंशन भेज दिया, और उसके बारे में हमको पता नहीं है। यही बात कह के देश के गृह मंत्री ने पल्ला झाड़ दिया। अब हम 26/11 के हीरो के साथ हैं, जो देश की एकता अखंडता के लिए कमांडो सुरेंद्र
सिंह लड़ा और वो मेडिकल बोर्ड चला गया, पर हमारे पास उसका कोई ब्यौरा नहीं है। और ये रक्षा मंत्रालय का बंदा है। उसके कई दिनों बाद जो है ना, करीब लगभग 1 महीना बाद जो है ना, देश के गृह मंत्री लगातार जब चलता रहा, तो 16 तारीख को, ये 22 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई नवंबर से, और 16 अक्टूबर को जो है ना, रक्षा मंत्री ने कहा कि जो देश के लिए लड़ा कमांडो सुरेंद्र सिंह हमारा हीरो है, हम ऐसे हीरो को सलाम करते हैं, और हमने उस हीरो को कोई पैसा नहीं दिया है, हमने उसका पैसा उसका मंजूर किया पैसा, अब हम उनका देंगे, और किन कारणों से रुका है उसकी जांच करेंगे, जो दोषी होंगे उनको सज़ा देंगे। और यही बात उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही, अब जो ना जैसा सुरेंद्र सिंह कमांडो के साथ हुआ भविष्य में किसी के साथ नहीं होगा, और हम इसकी जांच करेंगे पूरा मामला का, और इनके अगर कानून इनके पेंशन के बीच में आ रहा तो कानून को बदल दो, और इनको जो ना पेंशन देना तुरंत स्टार्ट करो। तब वो चला। उसके बाद 26/11 के समय जो ना आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बना। आम आदमी पार्टी, हम इलेक्शन कमीशन में जाकर आम आदमी पार्टी बनाई। उसके बाद पहले दिन जब आम आदमी पार्टी की घोषणा की हमने, 26/11/2012 के दिन ही हमने आम आदमी पार्टी की घोषणा की गई, और सबसे पहले जो ना मेरे लिए कहा गया कि ये हमारा पहला उम्मीदवार है कमांडो सुरेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जहाँ भी चुनाव होगा देश में वहाँ लड़ेगा। हम ऐसे देशभक्तों को लड़ाएंगे चुनाव, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये भी भ्रष्टाचार का सताया हुआ सिपाही है। तो उस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ नहीं, मैं हरियाणा का रहने वाला था। दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ तो मुझे दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ाने का मौका मिला। मैं 2 बार दिल्ली कैंट से, दिल्ली कैंट की जनता ने जो ना विधायक बनाया। मैं ऐसे दिल्ली कैंट की जनता को, दिल्ली की जनता को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो देश की एकता अखंडता पर रखने वाले जो सैनिक हैं, जो देश के लिए जो काम करते हैं, उनको सरकारें तो भूल जाती हैं, पर दिल्ली कैंट की जनता नहीं भूली। दिल्ली कैंट की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। दिल्ली कैंट की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, और दिल्ली कैंट की जनता के लिए मेरा जो कुछ है वो सब न्योछावर है। दिल्ली कैंट के लिए मैं हमेशा जो ना तत्पर रहता हूँ। तो ये इस तरीके से मुझे राजनीति में आने का मौका मिला, और जब मैं राजनीति में रहा तो मैं नंबर 1 विधायक रहा दिल्ली का। और जो ना काम करने के अंदर भी, विकास के अंदर भी, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, रोड, हर फील्ड के अंदर मैंने काम किया। हर दुख सुख के अंदर मैं लोगों का कंधा बन के खड़ा रहा। और साथ साथ फिर उसके बाद जो है ना ये लगातार चलता रहा। उसके बाद जो है ना फिर आम आदमी पार्टी तीसरी बार फिर चुनाव आने वाला था, तो वहाँ जो है ना सब भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए, हर टिकट का पैसा, उसका पैसा, इसका पैसा। तो जो कमांडो सुरेंद्र सिंह 2019 से ही जब सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो है ना अरविंद केजरीवाल ने क्वेश्चन किए थे, एक सबूत लाओ, उसी समय अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को लात मार के, सत्ता को लात मार के कमांडो सुरेंद्र सिंह अलग हुआ। कमांडो सुरेंद्र सिंह ने ये दिखाया, अगर अरविंद केजरीवाल कमांडो सुरेंद्र सिंह सत्ता का भूखा नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं, पैसे कमाने के लिए सरकार के अंदर नहीं आया, राजनीति के अंदर पैसा कमाने के लिए आया, क्योंकि भ्रष्टाचार का सिपाही, सताया हुआ सिपाही था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनीति के अंदर आए थे। और आज भी वही निर्णय है, वही प्रण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और राजनीति के अंदर जो भी लोगों की सेवा का जिस भी तरीके से मौका मिलेगा, पद तो MLA आते हैं, MP आते हैं, बनते हैं, हट जाते हैं, वो एक अलग विषय है। एक देश की सेवा, जनता की सेवा करने का जुनून एक अलग जुनून है। मेरे अंदर लोगों की सेवा करने का जुनून है। मैं पद पर रहूं ना रहूं, मैं इसी प्रकार देश के लोगों की सेवा करता रहूंगा। जी, जी, जी। जिस तरह से सर आपने हमारी भारत की रक्षा करी है, मैं आपको शत-शत नमन करती हूँ, और आपकी सेना, भारतीय सेना को भी मैं बहुत ज़्यादा नमन करती हूँ। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।